मैं शराब को चोरी और व्याभिचार दोनों से ज्यादा निंदनीय मानता हूँ। अक्सर इन अपराधों के पीछे शराब ही होती है। यह शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो मेरा पहला काम होगा कि बिना मुआवजा दिए सारी शराब दुकानें बंद करा दूं। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी हारता नहीं, झुकता नहीं, टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद है आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा विश्लेषण एनालिसिस कर सकें। वैधानिक चेतावनी, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब ने न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, न जाने कितने परिवारों को तबाह कर दिया और न जाने कितने घरों की खुशियां छीन ली। लोग इसकी खामियों के बारे में जानते हुए भी इसकी जद में फंस जाते हैं। इसकी लत में जो एक बार फंस जाता है उसका बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। शराब की लत में आदमी घटिया, खराब और नकली शराब तक पीने लगता है। नतीजा ये होता है कि उसकी जान चली जाती है और पीछे रह जाता है उसका रोता हुआ परिवार। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि देश में हर साल अरबों लीटर लोग शराब पीकर खुद को मौत के कुएं में धकेल रहे हैं। आइए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि आखिर देश में लोग कितनी शराब पी रहे हैं। ये देश में शराब की खपत है। देशी शराब 27,382 लाख लीटर, बियर जो है 24,250 लाख लीटर हर साल इस्तेमाल यूज हो रही है। वाइन जो है 307 लाख लीटर और वोदका 803 लाख लीटर, ब्रांडी 5,650 लाख लीटर, विस्की 16,790 लाख लीटर, सबसे ज्यादा विस्की का इस्तेमाल हो रहा है। रम जो है 3,880 लाख लीटर और जिन 249 लाख लीटर। ये शराब में सालाना खपत है। देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इन राज्यों में से बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में शराब प्रतिबंधित है, यानी वहां पे शराबबंदी है। बाकी बचे राज्यों के लोग हर साल अरबों लीटर शराब पी जाते हैं। इस शराब पर राज्य टैक्स लगाते हैं और अपनी आमदनी करते हैं। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2018-19 में इन राज्यों को एक्साइज टैक्स से कुल मिलाकर 1,50,657 करोड़ रुपए की आय हुई थी, आमदनी हुई थी। वहीं शराब पर लगने वाली स्टेट एक्साइज ड्यूटी से साल 2019-20 में कुल मिलाकर 1,75,501 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। शराब से राज्यों की जो है, सभी राज्यों में 1,50,658 करोड़ रुपए हुए। इसमें यूपी में 25,100 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। एक्साइज ड्यूटी से 31,517 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, जहां पर 2018-19 में एक्साइज ड्यूटी से 19,750 करोड़ रुपए, एक्साइज ड्यूटी से 2019-20 में 20,950 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में 15,343 और पिछले साल 17,477 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। पश्चिम बंगाल 10,554 करोड़ रुपए और उसके अगले साल यानी पिछले साल 11,874 करोड़ रुपए। तेलंगाना जैसे छोटे स्टेट में भी 10,314 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी मिली और 10,901 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी हुई 2019-20 में। देश में जहरीली शराब से मौत के मामले रुक नहीं पा रहे। गुजरात में जहरीली शराब पीने से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये खबर चिंता में डालती है। लेकिन ऐसी खबरें सिर्फ गुजरात से नहीं, देश के कई राज्यों से आते हैं। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि साल 2016 से 2020 के दौरान किन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मौत शराब के कारण हुई। नकली शराब से मौत 2016 से 2020 में देश भर में 6,172 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में 6,172। सबसे ज्यादा एमपी यानी मध्य प्रदेश में 1,214 लोगों की मौत हुई नकली शराब पीने से। कर्नाटक में 909 लोगों की मौत हुई इस दौरान। हरियाणा में 476 लोगों की मौत हुई है और उत्तर प्रदेश में 291 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 476 लोगों की मौत इस दौरान
हुई है। उत्तर प्रदेश में 291 लोगों की मौत हुई। दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर आर पार की लड़ाई आजकल देखने को मिल रही है। बीजेपी का आरोप है कि कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना तमाम नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर तमाम निर्णय लिए गए। आइए आपको बताते हैं कि जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने और क्या क्या आरोप लगाए हैं। ये आरोप देखते हैं। केजरीवाल सरकार पर आरोप है। पहला आरोप है कि शराब लाइसेंस टेंडर में गड़बड़ी की गई, जिसको लेकर काफी हंगामा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया, ये बड़ा आरोप है कि सरकार ने शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया। शराब कारोबारियों को 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई है इस नई एक्साइज पॉलिसी के तहत। विदेशी बियर पर क्यों छूट दी गई है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो महत्वपूर्ण बात है, सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके जीएनसीटीडी एक्ट का उल्लंघन उन्होंने किया है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और उनका इस्तीफा भी मांग रही है। हमारे देश में शराब के विज्ञापन पर रोक है। यही वजह है कि टेलीविजन, अखबार और मैगजीन्स, पत्रिकाओं में इसके पोस्टर या वीडियो प्रचार सीधे नहीं दिखाई देते। यहाँ तक कि टेलीविजन के धारावाहिकों में, फिल्मों में धूम्रपान और शराब के सेवन के दौरान वैधानिक चेतावनी भी दिखाई जाती है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इतनी पाबंदियों के बाद भी देश में शराब की खपत साल दर साल बढ़ती जा रही है। आज शराब का बिजनेस इतना एडवांस हो गया है कि आपके एक फोन कॉल पर घर पर पुलिस और एम्बुलेंस से पहले शराब पहुंच जाएगी। ये देखिए कि ग्राफिक की पुलिस एम्बुलेंस से पहले शराब पहुंचती है। दिल्ली में पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम 15 मिनट है, जो देश में मेरे ख्याल से सबसे कम टाइम होगा। दिल्ली में पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम 15 मिनट है। यूपी में एम्बुलेंस का रेस्पॉन्स टाइम, यानी जब एम्बुलेंस को फोन करें तो उसके बाद वो 20 मिनट में पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो शहरों में फूड डिलीवरी का टाइम 30 मिनट है। यदि आप कोई खाना ऑर्डर करें तो वो 30 मिनट में वहां पर डिलीवरी टाइम उसका होता है, जो आजकल की एजेंसीज हैं। कोलकाता में, लेकिन इसको ध्यान से दीजिए, कोलकाता में शराब डिलीवरी का टाइम 10 मिनट है। एक कंपनी है जो आपको 10 मिनट में शराब डिलीवर करती है, पहुंचाती है। शराब नीति को लेकर देश में हमेशा से सियासत होती रही है। नेता एक दूसरे को कोसते रहते हैं और सरकार नई नीति लाकर अपने खजाने को भरने में लगी रहती है। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखते हैं। पूछा हमने, उन्होंने कहा कि बड़े खुलेआम यहाँ पे शराब बिक रही है और रोज बिकती है। रोज शराब बेचने वाले आते हैं गांव में, रोज शराब बिकती है। गुजरात में तो नशाबंदी है। अगर नशाबंदी है तो इतनी खुलेआम शराब कैसे बिक रही है? क्या प्रशासन को पता नहीं है? जाहिर तौर पे पता है। इतने बड़े स्केल के ऊपर गांव-गांव के अंदर इतने सारे गांव के लोग यहाँ एडमिट हैं। गांव-गांव के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर शराब कैसे बिक रही है? जाहिर तौर के ऊपर उनको राजनीतिक, पॉलिटिकल उनको संरक्षण है। जो अल्कोहल के ऊपर, लिकर के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस जनता के काम आने वाला पैसा है। लेकिन इन्होंने लगातार लिकर कंपनियों को, माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ निर्णय लिए हैं और सीधे सीधे तौर पर वो लाइसेंसेस, वो निर्णय जो है, उससे जो है जनता का नुकसान हुआ है, जिसमें वेवर ऑफ फीस इत्यादि इन्होंने दिया है। अहमदाबाद से मिथाइल अल्कोहल या इस तरह के केमिकल्स बनते हैं, बन के कई 100 किलोमीटर दूर बिक जाते हैं। उसमें फिर लट्ठा कहते हैं, लट्ठा जिसको वहाँ की भाषा में कहा जाता है, जहरीली शराब का सेवन किया जाता है और लगभग 50, ये जो अधिकृत जानकारी है मैं वो बता रहा हूँ, 50 के लगभग लोगों की जान जा चुकी है और 100 लोग और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और ये ऐसा केमिकल है जिसमें किडनीज, आंखें, इन सब का बड़ा भारी नुकसान होता है। अगर जिंदा रह भी जाएं तो उनका जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में गुजरने वाला है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव साहब और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरिद्वार दुबे। हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले बात आज के सवाल की।
आज का हमारा सवाल है कि क्या देश भर में शराबबंदी होनी चाहिए? आप हमें अपनी राय अपने हमारे ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं, हाँ या ना में। उसका जवाब जो है, उसका नतीजा जो है, हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्वीट करके भी हमें अपनी राय दे सकते हैं, हम उसे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। योगेंद्र यादव जी हैं, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष तो हैं ही, वो शराबबंदी को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं अलग अलग गांवों में, शहरों में जा जाकर। और हरिद्वार दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र जी, जब हमने इस प्रोग्राम की चर्चा करने की बात की तो ज़्यादातर जो बड़े लोग कहलाते हैं, जो लिबरल लोग हैं, सोच के प्रोग्रेसिव लोग हैं, उन्होंने कहा ये मॉरल पुलिसिंग बंद कीजिए। आप इससे सहमत हैं? विजय भाई, इसीलिए मैं कहना चाहता था कि आप यदि अपना जो प्रश्न आपने पूछा है उसको थोड़ा सा बदल देते तो अच्छा रहता जी। बहुत ज्यादा इको आ रही है, आप उनको कहिएगा थोड़ा बदल अच्छा, देंगे। मैं बोलता हूँ जी। पीसीआर इनको यादव साहब का थोड़ा सा ऑडियो देखिए। मैं जी 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 मैं तब तक मैं कह रहा था कि अगर आप अपना प्रश्न बदल दें जी। दिक्कत ये होती है कि जैसे ही इस देश में हम शराब की समस्या की चर्चा शुरू करते हैं, एकदम हम कहते हैं कि शराबबंदी हो जानी चाहिए जी। और पिछले 10 वर्ष से मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में शराब बहुत बड़ी समस्या है और शराबबंदी उसका समाधान नहीं है जी। इन दोनों बातों को समझने की जरूरत है। और दिक्कत यह है कि पूरा देश दो खेमों में बटा हुआ है जी। एक वो जो लोग कहते हैं कि शराब कोई समस्या नहीं है, अरे भाई शाम को 2-3 पैग ले लिए तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अरे तो लिबरल है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये तो लाइफस्टाइल है जी। और दूसरी तरफ वो जो कि कहते हैं कि शराब तो पाप है और इसके लिए शराब बंदी कर दो और कोई रास्ता नहीं है जी। इस देश का पिछले 75 वर्ष का अनुभव बताता है कि ये दोनों रास्ते इस देश के लिए घातक हैं जी। शराब का जो वास्तव में जितना असर है, हम चर्चा तब शुरू करते हैं जब कोई बेचारे गरीब 150 लोग मर जाते हैं जहरीली शराब से। जिस बात की हम चर्चा नहीं करते वो ये कि प्रति वर्ष, और ये WHO की रिपोर्ट में कोट कर रहा हूं, मेरे मन के आंकड़े नहीं है, प्रति वर्ष 2.6 लाख 2.5 लाख लोग इस देश में शराब की वजह से मरते हैं, या तो किडनी की समस्या की वजह से या शराब के कैंसर की वजह से, शराब से जुड़े हुए एक्सीडेंट की वजह से जी। 2.5 लाख लोग हर साल मरते हैं, उस पर कोई चर्चा कभी नहीं होती है जी। शराब से घर टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, बच्चे लगभग अनाथ हो जाते हैं। और मैंने तो पदयात्रा की है भाई, पदयात्रा में जिस गांव में जाओ, औरतें सबसे पहले एक सवाल करती हैं, भाई ये शराब से कैसे पिंड छुड़ा दोगे तुम हमारा। परिवारों की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो रही है और शराब इस देश की सामान्य नहीं बहुत बड़ी समस्या है और इस देश का इतना बड़ा पाखंड है कि हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग इस समस्या को समस्या मानने के लिए तैयार नहीं है जी। और दूसरी तरफ ये पाखंड एक तरह से गांधीवादियों से शुरू हुआ था कि भाई इसको रोकना है तो शराबबंदी कर दो जी। अब शराबबंदी से क्या होता है, शराबबंदी से माफिया पैदा होता है, स्मगलिंग पैदा होती है, सरकार झूठे काम करती है। इन दोनों के बीच क्या शराब मुक्ति की बेहतर पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती क्या जी। ये सवाल मेरे मन में है। इसके मेरे मन में काफी सुझाव हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो पार्टी सत्ता में आती है ठीक वही काम करती है। अब गुजरात में बीजेपी 27 साल से सत्ता में है, अब वो तो अब किसी और पे तो जिम्मेवारी नहीं डाल सकती ना जी। 27 साल से आप सत्ता में हैं, तथाकथित नशाबंदी है और वहां पे शराब, वहां पे भी आप कलकत्ता का बता रहे थे 10 मिनट का, मेरा अनुभव यही है कि गुजरात में जब मैं लोगों से पूछता हूं वहां पे भी 15 मिनट में जो ब्रांड आप चाहिए आपको होटल में घर में डिलीवर हो जाता है जी। ये कैसी शराबबंदी है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई ये कह के कि हम कम करेंगे, दिल्ली और पंजाब में दोनों ने शराब पहले से ज्यादा बढ़ाई है जी। इस देश की सारी राजनीतिक सत्ता शराब के ठेकेदारों की जेब में रहती है। ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है और इसके विरुद्ध एक आंदोलन की जरूरत है जी। हरिद्वार दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, नेता हैं। दुबे साहब, जैसे योगेंद्र जी ने भी कहा कि शराब बंदी जो है
वो शराब मुक्ति का रास्ता नहीं है। शराब मुक्ति के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा और जो गांधीवादी पाखंड है उससे थोड़ा सा मुक्त होना पड़ेगा। गुजरात का ताज़ा उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गुजरात में अभी हालांकि यादव साहब ने मुझे डांट दिया कि आप जब करते हैं जब कोई लोग मर जाते हैं, लेकिन एक ट्रिगर पॉइंट हम लोगों को चाहिए होता है। तो 50 लोग जहरीली शराब से मर जाएं गुजरात में, जहाँ पर लंबे समय से शराबबंदी चल रही हो और आपकी सरकार उससे लंबे समय से वहाँ पर चल रही है 27 साल से। तो क्या आप समझते हैं कि, मैं इस पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं समझ रहा हूँ कि क्या आप कोई रास्ता देख रहे हैं कि इसका कोई रास्ता निकल सकता है? योगेंद्र जी की बात से तो कुछ मैं सहमत भी हूँ। जी आप आज की बात कह रहे हैं, आप चलिए, जब गुजरात की रचना नहीं थी, सौराष्ट्र रूप के नाम से एक प्रदेश था जी और जिसके मुख्यमंत्री माननीय मुरारी देसाई थे। जी उस जमाने में हर घरों में शराबबंदी के मुरारी जी बड़े प्रबल विरोधी थे। शराब को लेकर। शराब के बहुत प्रबल विरोधी थे जी और उन्होंने शराबबंदी लगा दी थी। जी लेकिन जब घरों में जाते थे तो लोग भगवान की आरती छोड़ करके मुरारी देसाई की आरती करते थे। जी कारण ये था कि सब जगह अवैध रूप से हर घरों में शराब बनती थी और उससे उनकी आमदनी बढ़ गई थी, जो लोग अवैध शराब बनाते थे। जी तो उनके लिए तो लग गया था कि भगवान है और इनके कारण से मेरी आरती आमदनी बढ़ी है, इसलिए वो मुरारी देसाई का आरती करते थे। जी ये भी एक घटना थी। जी समस्या ये है कि ये बात सही है कि स्टेट का एक बहुत बड़ा बोझ, आर्थिक बोझ शराब के द्वारा निपटारा होता है। जी सही है। और लेकिन सरकारें जो हैं, जो आज की सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी को, मैं किसी पार्टी विशेष पर आरोप नहीं लगाऊंगा, जी वो अपने प्रदेश में जनता को थोथे वादे देने के बाद उसकी जो परिमार्जन करते हैं, वो शराब पर टैक्स लगा करके और शराब की मात्रा बढ़ा करके, शराब में तरह तरह की छूट दे करके। और आप दिल्ली के लीजिए, जिसकी बात तो कर रहे थे, एक पर एक, ये क्या नारा है? अभी तो कपड़ा होता था कि 2 लीजिए तो तीसरा पा लीजिए, कंपनियां देती थी। अब यहाँ एक शराब पर है कि एक शराब की बोतल कर दिए, दूसरा मुफ्त में ले जाइए। अब इसकी मात्रा बढ़ गई है, लोग कहते हैं महंगाई है, देश में महंगाई है। जिस दिन कभी भी हर साल किसी भी जब रिन्यूअल होता है शराब के ठेके का या शराब का लाइसेंस का, तो उनका निश्चित है कि इतने % उनको बढ़ाना ही पड़ेगा। जी लेकिन सर हर साल बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आपकी बात समझ और रहा हूं। इसके बाद भी दुकानें, जी 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 मेरा इसके केवल बाद भी दुकानें बंद नहीं होती हैं, जी बढ़ के खुलती हैं। जी नहीं, मेरा निवेदन अब ये था इसके लिए शराबबंदी के लिए जी या तो पूरा समाज को, बोलिए बोलिए। जी मेरा निवेदन ये था, जो बात आपने कही कि दिल्ली में एक के ऊपर एक शराब मिल रही है, उस पर भी सब लोग विरोध कर रहे हैं। सबका, यादव साहब ने भी, योगेंद्र जी ने भी उसका जिक्र किया। लेकिन ये एक पर एक शराब की आबकारी नीति और उससे पैसा कमाना सरकार का, दूसरी तरफ शराबबंदी का पाखंड करके जहरीली शराब पिलाना, इन दोनों में से किसको आप प्रेफर करते हैं? नहीं, जहरीली शराब तो एक तबके विशेष के लोग पीते हैं। जी गरीब आदमी के पास जो वर्तमान में महंगी शराब है, ये पीता नहीं था, तो अवैध रूप से शराब बनाता है सस्ती। जी और सस्ती शराब बनाने के जो पदार्थ हैं वो जल्दी से उनके अवेलेबल हो जाते हैं। और उसमें हमारा जो प्रशासन का भी एक तंत्र है, जी वो उसको बढ़ावा देता है। जी जब ये कुछ घटनाएं हो जाती है, सभी गुजरात में हो गई या पिछले अभी महीने बिहार में हो गई थी, जी या अभी अलीगढ़ में भी एक घटना हो गई थी। जी अब इसमें ऐसे हो जाती है, तब प्रशासन के लोग उसी पर डंडा मारते हैं, तोड़ने के लिए भट्टियां जाते हैं। लेकिन यदि शुरू में ही इसकी ये कर दें परिमार्जन, इस शुरू में ही कड़ाई कर दें, तो शायद ये घटना ना घटे। तो क्या मैं ये समझ रहा हूँ, ठीक समझ रहा हूँ? अब ये भी है कि आदमी मानता भी नहीं है। जी दुबे साहब, आपकी बात से क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ कि आप शराबबंदी के आदमी खिलाफ मानता हैं? नहीं है। अब आप देखिए, गुजरात में शराबबंदी है और गुजरात से जितने जिले लगे हुए राजस्थान के हैं, वहां से स्मगल वहाँ होते हैं। शाम को आप देखिए लोग पहुंच जाते हैं गुजरात वाले शराब पीने के लिए। नहीं या उत्तर प्रदेश में जब लोग चलते थे पहले, जो कार वाले, गाड़ी वाले लोग थे, जी तो जहाँ हरियाणा से या राजस्थान से शराब की बोतल खरीद करके गाड़ी में रख लेते थे, जी क्योंकि उत्तर प्रदेश में शराब राजस्थान हरियाणा से सस्ती मांगी थी। जी तो लोग भी चलते हैं और लोगों को छूट दिया गया है। जी और इस पर यदि विचार करना है कि आंदोलन, ऐसा आंदोलन जिसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक, और अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, आम आदमी से लेकर के बड़े आदमी तक, सबको निश्चय करना पड़ेगा कि अंकुश लगाना पड़ेगा,
तब शराब पर कहीं जाकर के हम अंकुश लगा सकते हैं। ठीक है दुबे साहब, मैं योगेंद्र जी के पास जाऊं, लेकिन आपने एक अच्छी बात की, स्वीकारोक्ति, तो जिन 3 राज्यों का नाम लिया वो तीनों राज्य बीजेपी शासित हैं। मैं उसका मुद्दा नहीं, मैं क्या ये ठीक समझाऊं कि आप शराबबंदी, पूर्णतः शराबबंदी के खिलाफ हैं? क्या मैं ठीक समझ रहा हूं? हम हैं, शराबबंदी होनी चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ। लेकिन शराबबंदी लेकिन से जो तो नुकसान हो परिस्थिति रहा है ना, पैदा आप कह रहे होती हैं है, शराबबंदी से जब फायदा नहीं हो उसकी रहा। बात आती है ये टैक्स की, तो नेचुरल रूप में टैक्स एक साधन बन गया शराब जी हर प्रदेश में। योगेंद्र जी, दिल्ली में कितने करोड़, 1200 कुछ करोड़ रुपए का आमदनी शराब जी, से हुई है। ठीक है योगेंद्र जी, आपसे छोटे समझना प्रांत में चाहता दिल्ली हूं, में हरिद्वार जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि शराबबंदी के क्या नुकसान हो रहे हैं, नीति के क्या नुकसान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो शराबबंदी के पक्ष में है। आपने कहा कि शराबबंदी ठीक नहीं है, शराब मुक्ति का, तो थोड़ा कुछ रास्ता भी सुलझाइए, आप समझाइए। मैं यही कह रहा हूँ दुबे जी, देखिए ये कोई पार्टी की बहस की बात नहीं नहीं, है, इसीलिए और हमने कहा इसलिए पार्टी की मैं बात नहीं कर चाहता रहे। कि जी। इस पार्टी को दोष देना, उसको दोष देना। हालांकि वो सिर्फ मोरारजी देसाई और आम आदमी पार्टी के बाद अलावा ये भी चर्चा करते कि 27 साल से गुजरात में कौन सरकार चल रहा है, उसने क्या किया है, तो बहुत अच्छा लगता। मगर इन सब बातों को फिलहाल छोड़ दीजिए। जी दिक्कत यही है दुबे जी के जो मन में मुहावरा है, वो मुहावरा वही पुराना मुहावरा है। जैसे ही हम समझते हैं कि शराब समस्या है, जी। तो शराबबंदी हमारे मुंह पे आता है। जी। हम कहना जो चाहते हैं वो ये कि शराब से लोगों को मुक्त करना चाहिए, शराब के नशे की जो समस्या है जी। उसको देश में खत्म करना चाहिए। जी। उसका एक ही बना बनाया फॉर्मूला हमारे मन में है, शराबबंदी। जी और अब हम देख चुके हैं कि उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है। जी। इसलिए मैं कोई शराबबंदी का विरोधी करने के लिए नहीं हूं, मगर जो एक्चुअल अनुभव हमने देखा है, बिहार में देखा है, गुजरात में देखा है कि शराबबंदी से, और खास तौर पे अगर किसी एक छोटे से इलाके में हो और आस पड़ोस में ना हो, उससे स्मगलिंग होती है, माफिया बनता है, उससे तमाम जहरीली शराब बनती है। तरीका क्या है? जी। मैं 5-6 सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। जी पहला और सबसे बड़ा सुझाव ये है जी कि इस देश की ज्यादातर राज्य सरकारें शराब के रेवेन्यू पे निर्भर हैं। जी क्या केंद्र सरकार ये कह सकती है कि आपका शराब का रेवेन्यू अगर कम होगा तो हम उसको तो हम आपको उतना अनुदान दे देंगे, ठीक है। पाप की कमाई आपको न करनी पड़े, हम जनता को बचाने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग कर देंगे। ठीक है। अगर हिम्मत है सरकार में तो ये बात कहे, पहली बात। जी नंबर 2, जी आज जो शराब के बारे में नियम हैं, कम से कम उसको तो लागू कीजिए भाई। जी जो नियम है कि इतने बजे खुलेगी, इतने बजे बंद होगी, देश में मुझे एक जगह दिखा दीजिए जहां शराब की दुकान उतने बजे बंद होती हो जहां पे बंद होनी चाहिए। जी अब तो इलाकों को नियम भी है कि सड़क के इतने मीटर के अंदर शराब की दुकान नहीं बनेगी, हाईवे के अंदर। हाईवे में पूरे मंदिर- देश में, पूरे देश के अंदर इसका फ्रॉड है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कहीं नहीं माना जा रहा। जी तो मैं कह रहा हूं स्टेप दूसरा है कि जो आपके आज के नियम हैं उन नियमों को लागू कर दो। जी तीसरा कदम यह नियम बना दो कि शराब से जितनी भी सरकार को इनकम होती है उस इनकम का 1/3 1/4 शराब के जो शिकार हैं उन लोगों के इलाज के अंदर कम से कम 1/3 1/4 कम से कम खर्चा करना शुरू किया जाएगा। जी और शराब पर जो शराब मुक्ति के जो बहुत सुंदर अभियान इस देश में चले हैं, गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र का जो है, जी। जहां पे शानदार सामाजिक अभियान चला है। शराब मुक्ति कभी भी सरकारी आदेश से नहीं हो सकती। सरकार एक छोटा काम कर सकती है, आपको गांव-गांव में काम करना होगा, आपको महिलाओं के साथ मिलकर काम करना होगा। जहां जहां शराबबंदी के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन हुए हैं और वो महिलाओं के आंदोलन है, उन आंदोलनों से प्रभावी बना है, नहीं तो प्रभावी नहीं बन सकता। मैं तो गांव-गांव घूमता हूं भाई, 15 साल के बच्चे शराब पी के पड़े रहते हैं। जब तक महिलाएं नहीं खड़ी होंगी, महिलाओं के आंदोलन को मजबूत किया जाए। और एक नीति ये बनाइए, रातों रात शराब खत्म करने की नीति मत बनाइए। जी ये बनाइए कि पहले साल हम 20% कम करेंगे, दूसरे साल हम 40% कम करेंगे, तीसरे साल 60% खत्म करेंगे। 100% खत्म करने का उद्देश्य मत रखिए। जो 5-10% लोग हैं जिनका इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, उन बेचारों के लिए दुकान हमेशा खोल के रखिए, लेकिन
एक सीरियसली कम करने की दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति बनाइए अगर आप गंभीर हैं तो। बाकी तो ये टोटके हैं और पाखंड हैं। जी चलिए, हमारा आज का सवाल है कि क्या देश भर में शराबबंदी होनी चाहिए। आप हमें अपनी राय ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247, जिसका जवाब हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। वैधानिक चेतावनी, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देश भर में शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं, इसे लेकर हमने आम लोगों की राय भी जानने की कोशिश की कि आखिर देश की जनता का क्या कहना है। देखिए जन का मन। मेरे हिसाब से तो शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं हैं। खासकर जहां हम लोग रहते हैं उस इलाके में शराब की 2-2, 3-3 दुकानें हैं, और वो दुकानें सुबह खुलती हैं और देर रात तक चलती हैं। इससे सुबह से लेकर शाम तक शराबियों का जमावड़ा रहता है, जिससे घर के बच्चों का, महिलाओं का निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार शिकायतें होती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे हम आम लोगों का बहुत ही नुकसान भी हो रहा है। खासकर महिलाओं, बच्चे वो घर में पड़े रहते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमारे हिसाब से तो पूर्णतः बंदी होनी चाहिए। अगर बंद नहीं हो पा रहा है तो एक नियम होना चाहिए, क्यों जो कि ये शराबी खुलेआम दूसरों के घर के दरवाज़ों के आगे बैठ के शराब पीते हैं, उन अगर टोका जाए तो वो लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। तो इसके मेरे हिसाब से तो ये बंदी होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी आपराधिक घटनाएं हमारे देश के अंदर होती हैं वो ज़्यादातर शराब के नशे में होती हैं। चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे वो चोरी की घटना हो, चाहे वो लड़ाई या मर्डर की घटना हो। और आजकल तो युवा पीढ़ी ने शराब को एक अपना फैशन बना लिया है। तो ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और एक अच्छे भविष्य के लिए, एक अच्छे उज्जवल भारत के लिए, एक अच्छे समाज के लिए शराबबंदी होनी चाहिए। जी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए ऐसा कुछ। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर उसका कोई मिसयूज़ हो रहा है या शराब किसी और तरीके का लिकर बन रहा है तो उसकी बंदी बिल्कुल होनी चाहिए। मगर जो ब्रांड्स और जो पैसा लग रहा है, जो रेवेन्यू में मदद कर रहा है, सबसे पहली चीज़ तो उसको बंद तो नहीं होना चाहिए। बाकी आपके एज ग्रुप्स और काफ़ी आपके एक्साइज मिनिस्टर्स और एक्साइज के ऑफिसर्स जो हैं ही हैं, आबकारी विभाग, वो आप लोग खुद ही चेक करके ही लाइसेंस देते हो, यूँ तो देते नहीं हो। तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, इसको बंद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ ट्वीट्स भी हमारे पास आए हैं, उनको देख लेते हैं। राज्य सरकारें शराब से होने वाली कमाई के चक्कर में आम आदमी की जिंदगी से खेल रही हैं। ये अशोक कुमार ने ट्वीट किया है कि राज्य सरकारें शराब से होने वाली कमाई के चक्कर में आम आदमी की जिंदगी से खेल रही हैं। राज्य सरकार शराब को जीएसटी के दायरे में लाने की दिशा में काम क्यों नहीं करती, ये राजन दीक्षित ने ट्वीट किया है। शराब से अब तक न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए। साल 2016 में WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में शराब सबसे बड़ा मृत्यु लोक है। शराब की वजह से, लिवर सिरोसिस की वजह से 1,40,632 मौतें, सड़क हादसों में 92,878 मौतें हुई हैं, कैंसर से 30,958 मौतें हुई हैं। यानी कुल मिलाकर 2,64,468 मौत शराब से जुड़ी हुई हैं। 2,64,468। देश में आज भले ही शराबबंदी की बात हो रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने की कोशिश नहीं करती। सवाल यह भी है कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है, क्या वहां लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया? आइए आपको कुछ हकीकत दिखाते हैं, आंकड़े दिखाते हैं जो हैरान करने वाले हैं। शराब का जाल जिंदगी का सवाल है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 35.6% लोग शराब पीते हैं। यूपी में 4 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन शराब पीते हैं। पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा 1.4 करोड़ लोग शराब हर दिन पीते हैं। मध्य प्रदेश में 1.2 करोड़ लोग शराब पीते हैं। और हर 96 मिनट में शराब से एक व्यक्ति की मौत होती है। ये दुबे साहब, यादव साहब ने ब्रेक से पहले कुछ सुझाव दिए थे शराब मुक्ति के लिए, शराबबंदी के बजाय। उसमें पहला एक सुझाव था कि केंद्र सरकार डेफिसिट शेयर को कुछ करे, सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ शेयर करे तो कुछ रास्ता निकल सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ध्यान रखना चाहिए कि बॉर्डर स्टेट से, बॉर्डर जो देश है जी, चाहे बंगाल हो,
ये पूर्वी पाकिस्तान हो, जी। जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं, या नेपाल हो या पाकिस्तान से स्मगलिंग शराब की बढ़ जाएगी। जी एक तो ये मान के चलें जो नेचर जो इन जिलों से लगे, इन देशों से लगे हुए प्रदेशों का है, वहाँ शराब की सर्वाधिक खपत है। जी और जब ये स्मगलिंग शुरू हो जाएगा शराब का, तो एक नया विपंडर पैदा हो जाएगा। जी तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदुस्तान में शराब को बंद करते हैं। जब विदेशी मेहमान आते हैं तो उनको शराब देना अनिवार्य हो जाता है उनकी पार्टी में, और विदेशी आएंगे तो आपको पार्टी देनी है, अब पार्टी देनी है तो शराब रखनी है। तो एक तो ये होना चाहिए कि या तो ये नीति बननी चाहिए कि उनको भी हम नहीं देंगे। ठीक है। ये सारे पर गंभीरता से विचार होनी चाहिए। जी जब देना है तो फिर शाकाहारी ही देंगे उनको, लेकिन सर जब शराब शराब हम नहीं रखेंगे। जी इस शराब पर क्या ये लोग सहमत होंगे जो लोग आज भाषण देते हैं जी। कि केंद्र सरकार अपना रुपया उसको दे, केंद्र सरकार दे सकती है, लेकिन इस पर एक पूरा विचार मंथन निकल करके आए, पूरे हर व्यक्ति का आ जाए, हर राजनीतिक दल का आ जाए, ऊपरी मन से न आए, क्योंकि ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है जी हर विषय में। लेकिन सर बात और यदि होता है जी एक नहीं तो हम एक काम करें कि बंद करें शराब को और इस शराब की स्मगलिंग शुरू कर दें, क्योंकि जिन जिन स्टेटों में शराबबंदी हुई जी। है, बगल के स्टेट से उन स्टेटों में शराब अवैध रूप से जाती है। ये आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, जी जो पकड़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हाँ, इस पर यदि कड़ाई की जाए, ये जो अवैध रूप से गलत तरीके से शराब बन रही है, प्रक्रिया को धीरे कर धीरे समाप्ति की ओर ले जाया जाए, जी। लेकिन जो अवैध रूप से शराब बन रहा है इस पर पूरा एक कड़ाई से करना चाहिए, क्योंकि अवैध रूप में ही गलत जो जंगलों में झाड़ियों बनाते हैं, कोई जानवर जाकर मर जाता है या पूरा पूरा शराब विषाक्त हो जाता है। जी। आपने शायद देखा नहीं होगा, जी। हमने एक बार बहुत पहले बचपन में ये जो शाहजहांपुर का जो वो है जहाँ पर शराब की फैक्ट्री है, जी। वो चीनी मिल पर, जी मैं उसको एक बार बाई चांस जा रहा था तो देखा तो बड़े बड़े कुंड बने थे, ओपन थे, जमीन के सतह पर थे। यदि इतने बड़े थे, लबालब भरे थे, उसमें गाय जानवर भी गिर जाए तो निकल के ना बाहर वो उसी में सड़ जाए। जी और ऐसे तो मैंने एक बार कहा भी था कि ये क्या स्वरूप है, इसको कम से कम 10 फीट 6 फीट ऊंचा करना चाहिए। जी। खैर अब की बार मैं गया था तो देखा था ऊंचा हो गया था, लेकिन जब इस तरह शराब बनेगी, ठीक है, इस पर कोई देख रेख नहीं होगा। दुबे साहब बात यह है कि आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, तो लेकिन फिर ये जिन राज्यों के लिए कह रहे हैं उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां से क्यों ना शुरू करें? दुबे साहब की बात सरकार क्यों नहीं, पार्टी क्यों नहीं? जनता पार्टी सरकार आज है ना जी, 27 साल से तो गुजरात में ही है, 15 साल से बिहार में है। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ जी, तो गुजरात में अब इसीलिए ऐसे लोग जो है ना, गुजरात में मरने वाले जो लोग हैं, ये बाहर से ले जाकर के भाई द्रुप शराब पीते हैं ना जी। कोई भाजपा से वहीं बना करके नहीं पीते, ये जो गलत शराब ले जाते हैं पीते हैं। राजस्थान के बॉर्डर पर आप जाकर कभी राजस्थान से जुड़ा हुआ जो गुजरात का इलाका है, कभी शाम को जब तमाशा वहां तो आपको ही रोकना है ना कितने सर। गुजरात से भागे भागे आते हैं, और सबसे गरीब तबका है, मेरा निवेदन सुनिए, जो सबसे अधिक गरीब तबका है वही तोड़ता है, उसको सस्ती शराब चाहिए। और यही शराब छोड़िए, वो नमक चाट करके वो एक आता है 25 रुपए का, क्या होता है सीसी, एक दवाई आती है लगाने की, उसको पी लेते हैं जी। तो मरेंगे, ये तो जहर पीते हैं सब, ये उनको जरूरी है लेना, योगेंद्र भी किसी के नहीं है। योगेंद्र जी कुछ रास्ता निकालिए। तो मेरा ये कहना है कि शराबबंदी, हाँ, इसके लिए विचार होना चाहिए, इस पर रास्ता निकालना चाहिए, रास्ता निकाले के लिए पूरे एक जनमानस के अंदर जागरण करना चाहिए, और इसको धीरे धीरे प्रक्रिया रूप में लेकर करना चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा कि हमारे लिए शराब बंद और विदेशी आ रहा है, पार्टी हम दे रहे हैं, उसको सब वोट रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए जी। योगेंद्र जी, हम विदेश जाकर के पी रहे हैं जी, हम अपने मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सारी बातें सुन के, क्योंकि मुझे लगता है कि न तो गंभीरता है न संवेदनशीलता है। मैं नहीं चाहता कि ये पार्टियों की बहस का ग्राउंड बने। देखिए, सिंपल बात है कि मैं आपसे रास्ता समझना चाहता हूं। बुनियादी बात हम स्वीकार कर लें कि जो व्यक्ति जहरीली शराब को पीता, जो जहरीली शराब पी के मरता है, वो कोई बदमाश नहीं है। पिएंगे मरेंगे ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। इस देश के प्रधानमंत्री पिछले 2 दिन से गुजरात में हैं। अगर वो जाके थोड़ा सा उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर देते तो शायद सुंदर ही लगता। प्रधानमंत्री ने भी इतनी संवेदना समझी नहीं है। ये पॉलिटिकल भाषण कह दीजिए मत, खेल बिल्कुल सेट है, ये तो एंटी बीजेपी के बोलने की आदत है पहले से। शुरू कह दीजिए, पॉलिटिकल भाषण मत कहेंगे। अब आप, मेरा निवेदन है कि पॉलिटिकल भाषण जो है ना थोड़ा एंटी बीजेपी स्वरूप शुरू से है,
ये जब से सर्वेक्षण करता था तब से बीजेपी के खिलाफ। मेरा निवेदन है कि ये नेचर में घुसा हुआ है निवेदन है दुबे कि जी, ठीक है। मेरा निवेदन है भाषा कि को आप केवल इस प्रोग्राम की मीठी नहीं, हम भी नहीं सुनना चाहते नहीं। दुबे यदि जी, आप नहीं बन सकते, दुबे जी, आप चुप नहीं रह सकते, प्लीज तो कृपया दूसरों को बोलने दीजिए। प्लीज दुबे जी। आप जी योगेंद्र जी, आपने अभी कहा था ना कि ये लोग पिएंगे मरेंगे, ये भाषा शोभा नहीं देती इस देश के सांसद को। जी एक थोड़ा सा संवेदनशीलता हो तो बहुत बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि ये जो दोनों पक्ष बन गए हैं, ये बिल्कुल एक सेटिंग वाला खेल बन गया है, जिसके अंदर एक पक्ष कहेगा कि बिल्कुल दारू बंदी कर दो, नशा बंदी कर दो कल से, और दूसरा कहेगा देखा स्मगलिंग हो गई, अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब चालू करो दोबारा। मैं बार बार सविनय निवेदन कर रहा हूं कि इन दोनों के बीच में एक रास्ता है। एक सज्जन ने, जब आपने कोर्ट्स चलाए थे, एक सज्जन ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, रेजिडेंशियल इलाकों में शराब की दुकानें होती हैं, क्या हम ये नियम नहीं बना सकते कि किसी रेजिडेंशियल इलाके में शराब की दुकान ना हो? ऐसे नियम जो हैं उसे हम लागू नहीं कर सकते क्या? जी। तो मेरा फिर अनुरोध होगा कि इस देश में हमें जो लोग कहते हैं ना शराब बंदी होनी चाहिए, वो आमतौर पे ये कह रहे हैं कि भाई ये शराब की मुसीबत से छुटकारा मिलना चाहिए। हाँ, उनका मतलब अब ये उसका है। मुहावरा उनके मन में शराब बंदी है। जी हमें एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे शराब की मुसीबत से छुटकारा मिले। मतलब विजय भाई, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, इस देश की औरतों को अगर एक दिन के लिए सत्ता इस देश में मिल जाए तो वो पहला जो काम करेंगी वो शराब को रोकने का काम करेंगी, क्योंकि हर महिला इस देश की त्रस्त है इससे। इसलिए मैं फिर कहता हूं, कृपया करके देश में 4-5 चीजों के बारे में सहमति बनाइए। नंबर 1, देश में जिन सवाल जो कि नियम बने हुए हैं, कृपया इनको बंद करवाइए, चुप करवाइए थोड़ा। नंबर 1, जो देश में नियम और कानून हैं उन कानूनों को लागू करवाया जाए। कितने बजे बंद होगी, कितने बजे खुलेगी, कितनी दूरी पे शराब की दुकान होगी। नंबर 2, रेजिडेंशियल इलाकों में शराब की दुकान नहीं होगी, इसका बिल्कुल नियम का लागू किया जाए। नंबर 3, शराब का रेवेन्यू जो है उस रेवेन्यू का एक हिस्सा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देना शुरू करे। नंबर 4, जो शराब का रेवेन्यू मिलता है उसका एक हिस्सा शराबियों को क्योर करने के लिए, क्योंकि जो शराबी है वो भी बेचारा शिकार है, वो बीमार है, वो विक्टिम, जो उस व्यक्ति को क्योर करने के लिए इतने प्रतिशत खर्च किया जाए, ये उसको मैंडेटरी बनाया जाए। और 5वां, इस देश में शराब विरोधी महिलाओं के जो आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन जैसा गढ़चिरौली में चला, वैसे आंदोलनों को मजबूत किया जाए। तभी इस देश में सत्ता और शराब का जो गठबंधन है उसको तोड़ा जा सकेगा। जी यादव साहब, एक चीज़ समझना चाह रहा हूं आपसे, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। आपने जितनी बातें कही उसमें से काफ़ी हद तक बातें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने शराब के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें है, तो क्या आप उनसे सहमत हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन चला रही है दिल्ली में? मैं पार्टी का हूं तो सहमत हूं। नहीं, मैं एक बात मैं बता दूं, दुबे जी, मैं योगेंद्र जी से एक बार पूछा, आंदोलन चलाती है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। जी, आप पूरी तरह से सहमत हैं? हाँ दुबे जी, इस देश की जो भी पार्टी ये हिम्मत दिखाए कि वो शराब के को कम करने के आंदोलन का समर्थन करे, मैं उससे सहमत हूं। बस वो इतना कर दे कि जिस राज्य में विपक्ष में है सिर्फ उसमें ये बातें ना कहे, जिस राज्य में सत्ता में है वहां पे भी ये कहने की हिम्मत जुटाए, तब बात बनती है। जी दुबे साहब, अब बताइए, योगेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शराबबंदी के आंदोलन के साथ हैं, तो वो तो बात शराबबंदी की कर रहे हैं, पार्टी की नहीं कर रहे ना। अब आपका काम है कि वो दिल्ली में ही नहीं यूपी में भी चलाएं इस आंदोलन को। हम तो शराबबंदी के पक्ष में हैं। जी नहीं, हम तो शराबबंदी, मेरा निवेदन है, और सुन लीजिए जी। अभी एक बात उठी थी महिलाओं के लिए। जी, आज महिलाओं की मात्रा भी देखी जाए कितनी पी रही है शराब। जी, तो इसको भी प्रतिबंधित करना चाहिए कि महिलाओं को जो ये बार जो खुलते हैं बार, वहाँ जाना बना करना पड़ेगा। बार के बार ये डांस बार खुल गए हैं, यहाँ रोज मारपीट होती है शराब पी करके महिलाओं में। जी सर, ये जेंडर इशू नहीं है ना? ये जो बढ़ता हुआ स्वरूप है जी, इसको पर रोक लगनी चाहिए। थोड़ा सा आंकड़े भी देख लिया कीजिए। आइए हम आप जब जगेंगे तभी ये रोक लगेगी। सर आप जानते हैं कि घरों में महिलाएं सबसे ज्यादा त्रस्त है। मैं योगेंद्र जी की इस बात से सहमत हूं कि महिलाओं को शराब का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ये बात सही है कि पारिवारिक तौर पर महिलाएं त्रस्त भी हैं, लेकिन महिलाएं जाकर के पी भी रही हैं। तो वो उसका परसेंटेज कितना है सर? पी भी रही हैं जी।
दोनों बात है। परसेंटेज तो बढ़ता जा रहा धीरे धीरे, पहले 1 था अब 10 हो गया, जी बढ़ता जा रहा है। आपने ये नहीं देखा शायद कि महिलाएं एक बच्चा पैदा करने के बाद छोड़ दे रही हैं, संबंध विच्छेद हो जा रहा है। जी स्वतंत्र विचार से रहेंगे हम। ये जो बातें ये सब कहने से थ्योरेटिकल नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल जगह पर जा करके इस पर विचार करना पड़ेगा। योगेंद्र जी जैसे लोग बहुत कलेवर वाले हैं, इसमें घूमते रहते हैं, यही करते रहते हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आंदोलन के लोगों के बीच में जाकर के शिक्षित करके आंदोलन को गति देनी पड़ेगी और उनके मन में डालना पड़ेगा कि शराब नुकसानदायक है, परिवार का सत्यानाश करता है। तो दुबे साहब, समाज आपका को संगठन बिगाड़ता जो है, तोड़ता आपकी पार्टी जो है, वो योगेंद्र जी की पार्टी और योगेंद्र जी की ताकत से 100 गुना ज्यादा है। आप क्यों नहीं इस ताकत को इस्तेमाल करते? योगेंद्र जी की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। ज्यादा है तो योगेंद्र जी तो बड़े सर्वेक्षण करते थे, सरकारें बना देते बिगाड़ते थे। जी योगेंद्र जी। दुबे जी ने बिल्कुल सही कहा, शिक्षा की जरूरत है। इसलिए मैं 2-4 चीजें दुबे जी को बता दूं। जी कृपया करके अपनी ही सरकार की रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि कितने प्रतिशत महिलाएं दारू पीती हैं। इसके लिए स्टूडियो में बैठ के हमें सर खुजाने की जरूरत नहीं है, सरकार ने आंकड़े दिए हुए हैं इसके अंदर। इस देश में अंदाजन 1/3 पुरुष दारू पीते हैं, 33-34% के करीब, 33% और उत्तर प्रदेश और इन राज्यों में 50% से अधिक है। जी महिलाओं की संख्या 1.2% है। जी। और अगर पुरुष को अधिकार है, महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद महोदय कुछ शहरों में ज्यादा समय गुजारते हैं, शहरों की बार और होटल में ज्यादा समय घूमते हैं। अगर आप थोड़ा समय गांव में घूमें तो आपको पता लगेगा कि गांव के अंदर जहां आदिवासी समाज और महुआ है वहां एक अलग बात है, नहीं तो गांव के अंदर शराब की समस्या केवल और केवल पुरुषों के अत्याचार की समस्या है और महिला उसकी शिकार और हर तरह से शिकार है। पिटती है, गाली खाती है, उसके घर में पैसा नहीं होता। मैं आपको अगर किस्से सुनाने लगूं हमारी पदयात्रा के, महिला एक आके रो पड़ी मेरे सामने कि बेटा मेरा बेटा जो है घर के बर्तन बेच आता है और रात को आके पत्थर मारता है मेरे घर पे माँ के ऊपर। ये स्थिति है। जो तमाम स्थितियां हो रही हैं, जो हम शहरों की रेप की घटनाएं सुनते हैं कि बाप ने बेटी के साथ किया, ये सब कहां से है? शराब की वजह से है ये। तो ये इसको कृपया इतने हल्के स्वरूप में न लें। और ये कहना कि महिलाएं पीती हैं इसका मतलब बाकी महिलाएं पिटें, इतनी अगंभीरता न दिखाएं। और अगर ये सवाल गंभीर है तो ये केवल समाज सुधार के आंदोलनों का काम नहीं है। इस देश में शराब के सबसे ज्यादा बढ़ने के पीछे सरकार है। सरकार इसको ऐसे प्रमोट कर रही है जैसे वो कृपया करके बोलने दें, आप सुनने की। जितना मैंने शराबबंदी के लिए किया उतना आप अगले 10 साल में कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, आप जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, 1 साल जिस आंदोलन का नेतृत्व किए, वहां शराबबंदी थी? क्यों नहीं करा दे वहां शराबबंदी? पूरे हिंदुस्तान में घूम के आंदोलन चला रहे थे आप, तब वहां शराबबंदी क्यों नहीं थी? जिस पार्टी के अंदर जिस वक्त रहा हूं वहां हमेशा शराब, कृपया करके अब आप बोलने देना, या कि आपने तय कर लिया है कि आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे? नहीं, मैं बोलिए, आप खूब बोलिए, मैं आपको बोलने में नहीं रोक रहा हूं। मैं तो किसान आंदोलन में जिसका नेतृत्व एक मोर्चे पर आप किए हुए थे, वहां पर एंकर को बोलने दीजिए। अरे प्लीज दुबे साहब, एंकर को पूछने दीजिए। दुबे साहब बोलने दीजिए। जी, मैं समझता हूं कि शायद दुबे जी जीवन में आंदोलन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो जानते नहीं हैं। अगर अग्निपथ की योजना के विरुद्ध आंदोलन होगा तो उसके अंदर शराबबंदी की बात नहीं आएगी। अगर 3 किसान कानूनों का आंदोलन होगा तो उसके अंदर शराबबंदी की बात नहीं आएगी। अगर समाज सुधार का एक मूवमेंट होगा, पदयात्रा होगी, तो उसमें शराब का सवाल जरूर आएगा। और हमने सदैव उठाया है, जब भी राष्ट्रीय एजेंडा बनाया है। आप पिछले 2 चुनावों के राष्ट्रीय एजेंडा जिसमें बनाने का मुझे मौका मिला था, मैनिफेस्टो, उसको देखने का कष्ट कर लीजिए। शराब का सवाल, शराब को कैसे कम किया जाए व्यवस्थित रूप से, वो सवाल मेरे जैसे व्यक्तियों ने हमेशा उठाया है। लेकिन मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूं दुबे जी। महत्वपूर्ण है इस देश की वो करोड़ों महिलाएं जो कि हर रोज इसके कारण त्रस्त हैं और जिनके लिए इस देश के संसद में बैठने वाले इतनी हल्की बातें कह देते हैं। पाकिस्तान से शराब आती है, अरे आपको इतना भी नहीं पता कि पाकिस्तान में शराब बंदी है, भारत से शराब पाकिस्तान जाती है,
पाकिस्तान से भारत में शराब नहीं आती नहीं है, आती। पाकिस्तान ठीक से है। ड्रग्स आती है, शराब नहीं आती है भारत में। और ये कहने का विदेशी मेहमान आते हैं तो उनको हमें पिलानी पड़ती है, आप जानते हैं विदेशी मेहमानों की शराब एक बूंद के बराबर भी नहीं है। और देश में 50, दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जहां विदेशी मेहमानों को शराब नहीं पिलाई जाती है। क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा गंभीरता दिखाइए, थोड़ा संवेदनशीलता दिखाइए, ये बहुत बड़ा सवाल है। दुबे साहब, यही कह रहा हूं, दुबे करिए। साहब, मैं समझा कि दोनों लोग शराब के खिलाफ हैं, दोनों हमारे मेहमान जो हैं। योगेंद्र जी तो लड़ाई लड़ी रहे हैं, हेलो। आप भी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी ताकत, आपकी पार्टी की ताकत, योगेंद्र जी की जो पूरी ताकत है उससे कहीं ज्यादा है पॉलिटिकल योगेंद्र जी ताकत। ने तो कह उसका दिया कि मैं इस्तेमाल आप आंदोलन क्यों किया नहीं हूं। कर रहे? योगेंद्र जी शायद जो बात उनको कर नहीं रहे पता है कि मैं कितना बड़ा आंदोलनकारी रहा हूँ। हैं जी, वो आंदोलन किए होंगे, ऊपर वाले, हम लोग जमीनी आंदोलन करके आए हैं यहाँ मैं तक। कह रहा हूं तो उस और गांव का आंदोलन रहने की जो वाला हूं आपकी मैं। ताकत है उसका इस्तेमाल क्यों ना करें? हम पॉलिटिकल डिबेट पे नहीं जा रहे, हम एक गंभीर इशू चलिए, पर इसी पर ठीक है। जी, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई पार्टी को नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शराब के कार से गांव की औरतें पिटती हैं, बिल्कुल सही बात है। जी। और परेशान करते हैं लोग, मारते हैं, सही बात है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, योगेंद्र जी आपका भी, लेकिन और दुबे केवल साहब आपका। एक तरफा बात कर देना ठीक नहीं है। नहीं, वो भी गंभीरता से इस बात को कर रहे थे, उनका एक पूरा बैकग्राउंड है जिस पर वो लड़ाई लड़ते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ठीक। हम इस गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहते थे कि इस पर चर्चा हो। दोनों मेहमानों ने हमारा ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या देश भर में शराबबंदी होनी चाहिए। इस पर 91% लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट किया है और वहीं 9% लोग इसके पक्ष में नहीं है। मैं भी ये समझता हूँ, जैसा योगेंद्र जी कह रहे थे, 91% लोग शराबबंदी के पक्ष में। उसका मतलब है कि वो शराब से मुक्ति चाहते हैं। उसका रास्ता क्या हो, ये सरकारों को देखना चाहिए। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन सुना। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। शराब पर हर राज्य की अपनी नीति और नेताओं की अपनी राजनीति है, लेकिन फैसला आपको लेना है, वो भी पूरे होश के साथ। क्योंकि नशा चाहे शराब का हो या फिर शराब ना मिलने पर जहरीली शराब का, हमें ये पता होता है कि इसमें जहर है, बावजूद इसके इसकी तलब हमारे होश पर हावी हो जाती है। शराब का सेवन एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसका खामियाजा पूरा परिवार और समाज उठाता है। नशा करना ही है तो काम का करें ताकि देश से बेरोजगारी खत्म हो। नशा करना है तो एक दूसरे से मोहब्बत का करें ताकि देश में भाईचारे का माहौल बने। कोई आपको शराबी, नशेड़ी, बेवड़ा कहे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और शराब से दूर रहिए, क्योंकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे मेरा भाषण मत समझिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।